लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कैसे बनता है, और जो पीसीटी होती है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिसमें हमने एक बात जो है वो कही थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात की थी जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात की थी कि 100% ऑफ ग्लूकोज और 100% ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसकी बॉडी को जरूरत हो, याद रखिए जिस जिस ऑर्गेनिक मैटर का रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर इन पीसीटी, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जिस जिसका रिसेप्टर होगा वो चीज एब्जॉर्ब होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का रिसेप्टर भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मौजूद है। हम कितने हिस्से की बात कर रहे हैं हमें जो है ये पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से लेकर, और बल्कि ये ज्यादा ड्रॉ हो गया मेरा ख्याल है, ये इतना हिस्सा हम बात कर रहे हैं, इतने हिस्से की। इस हिस्से में 100% ग्लूकोज है, 100% अमाइनो एसिड है, और हर वो चीज, और हम मैंने साथ ये भी कहा था कि अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्लस अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम विल आल्सो बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत बड़ा बड़ा पोर्शन दोनों चीजों का एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो काफी हद तक उसका जो जितना वो एब्जॉर्ब हुआ था, जितना वो फिल्टर हुआ था, एब्जॉर्ब नहीं कहना चाहिए, जितना वो फिल्टर हुआ था उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब बारी किसकी है? अब बारी है इतने पोर्शन की जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये हमें यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूं डायग्राम को, तो आपको जो है वो ये वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। उसके बाद आपको नीचे नजर आता है असेंडिंग लिम्ब है। फिर एक वेजा रेक्टा नाम का एक आपको जो है वो मेंशन नजर आता है, वो हम अभी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये जितना एरिया है हमारा आज मेन फोकस ये है, ठीक है। हमारा आज मेन फोकस ये वाला एरिया है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ये डायग्राम दिखाना मकसूद क्यों था, ये डायग्राम मैंने आप लोगों को व्हाई आई शोड दिस डायग्राम टू यू, उसकी वजह ये थी कि आप लोगों को थोड़ा सा मैंने आइडिया देना था रिगार्डिंग दिस, ये जो है हमारा जी, रिगार्डिंग दिस पोर्शन। यहां से ये देखें रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आ रही है, और हमें पता है, ये देखें इन्होंने बाकायदा जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसका जो डायमीटर है वो बड़ा बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से जब सारी कैपिलरीज जो हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका साइज इन्होंने छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से ब्लड अब इधर जाता है। अब जरा देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि ये आर्टेरियोल्स में ही क्यों, यहाँ से हम निकलने वाली कैपिलरीज को इफरेंट आर्टेरियोल क्यों कहते हैं, वेन्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि वैसे हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो भी वेसल ऑर्गन से या टिश्यू से निकल के वापस जाती है हार्ट की तरफ उसको हम वेन कहते हैं। लेकिन ये जब यहाँ एंटर होके इधर से एग्जिट हो रही है, तो इसके एग्जिट होने के बावजूद हम इसको आर्टेरियोल का नाम क्यों दे रहे हैं और इसको हम वेन क्यों नहीं कह रहे? तो मैंने आपको कहा था कि ये वापस हार्ट की तरफ नहीं जा रही। दिस इज नॉट गोइंग बैक टूवर्ड्स द हार्ट, दिस इज exiting from the glomerulus, but it will return towards these tubules। इन tubules की तरफ ये रिटर्न हो जाएगी। यहाँ जाके दोबारा से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ जाके फिर ये सब के सब दोबारा से बन जाएंगी कैपिलरीज। तो इन सब ने दोबारा से जब यहाँ पर कैपिलरीज बन जाना है, तो इसका जो है वो इसके लिए जो प्रॉपर डिवीजन है वेसल की वो यही आएगी कि एफरेंट आर्टेरियोल जो यहाँ से आ रही हैं, फिर इफरेंट ये कैपिलरीज, फिर उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल, फिर दोबारा से कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज हमारी इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द फैली हुई हैं। और इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द इन कैपिलरीज के फैलने का मकसद मैंने आपको बताया था जी। क्या मकसद था?
जी बेटा माइक ऑन कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, बिल्कुल यहाँ से जितने भी मटेरियल हैं, आप इसको छोटा सा एरो जरा गौर कीजिएगा, छोटा सा एरो बना रहा हूं मैं, यहाँ से जो मटेरियल्स हैं वो इन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होने हैं, इन जगहों से मटेरियल कैपिलरी में एब्जॉर्ब होने हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसमें जो है वो एब्जॉर्ब होने हैं इन कैपिलरीज में। तो इस वजह से इन कैपिलरीज का क्या होना जरूरी है, इन कैपिलरीज का ट्यूब्यूल्स के गिर्द होना जरूरी है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लेकिन वो छोटा सा डिफरेंस जो है वो जानना जरूरी है। क्या है कि इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन the capillaries are not around the loop of Henle। जी याद है कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या थे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से थे सर? जिनका मेजर पार्ट उसमें होता है, रीनल कॉर्टेक्स में होता है। यस, जिनका मेजर पार्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं उनके अंदर क्या नहीं होता, उनके अंदर इतना हिस्सा नहीं होता, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। उनके अंदर कैपिलरीज का, बल्कि इससे भी ऊपर का पोर्शन अगर हम देख लें, यहां से ऊपर की जो कैपिलरीज हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एग्जिस्ट करती हैं, यहां से नीचे की कैपिलरीज कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूं। पहले सबसे पहले जो है वो हम अपना जो ये सारा कुछ मैनेज कर लें। जी, उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या है? सर आपने पॉइंट मिटा दिया जो भी आपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लिखा था, वो अगर एक दफा रिपीट कर देते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो पॉइंट ये आ गया, ये आ गया। इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन द कैपिलरीज आर नॉट अराउंड द लूप ऑफ हेनले। जो कैपिलरीज हैं वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड नहीं है, और उसकी रीजन अब मैं लिखने लगा था कि उसकी रीजन क्या है। इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, in the cortical nephron the urine formed is always, मेरे पीछे छुप गया, always diluted। तो जो यूरिन बनता है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, वो डाइल्यूटेड होता है। याद रखिए, अब मेरी एक बात के ऊपर जरा गौर कीजिएगा आप, कि जब लूप ऑफ हेनले के गिर्द कैपिलरीज होंगी, जितनी ज्यादा कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के गिर्द होंगी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ये देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सामने इस वक्त नेफ्रॉन शो हुआ है, दिस नेफ्रॉन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका मतलब है, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मकसद है डाइल्यूटेड यूरिन बनाना, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के गिर्द जितनी ज्यादा कैपिलरीज होंगी वो कौन सा यूरिन बनाएंगे? वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, यानी जिसमें सॉल्ट और स्पेशली यूरिया की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, याद रखिए, जितनी ज्यादा कैपिलरीज उतनी ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन। हमारा मकसद जो है वो यूरिन को कंसंट्रेटेड और जो बनाना है, डाइल्यूटेड बनाना है, उसमें हमारा मेन मकसद जो है वो तो क्या है कि वाटर कितना लॉस होता है। तो अगर वाटर ज्यादा लॉस होता है, वाटर ज्यादा यूरिन में जाता है, देन इट मींस इट सर्टेनली इज अ कंसंट्रेटेड यूरिन। बट इफ द वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, तो फिर वो यूरिन जो है वो क्या कहलाएगा? दैट यूरिन विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूटेड यूरिन। क्योंकि क्या होगा कि वो जो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ वो सारा का सारा यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके गिर्द आपको ये चीज नजर नहीं आती, ये वाली कैपिलरीज आपको नजर नहीं आती। इस कर्व को आप लोगों की बुक में भी और यहां पर भी इन्होंने क्या नाम दिया हुआ है? वेजा, वैसे तो मुझे लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी, रेक्टा, वेजा रेक्टा, ये भी लिखा हुआ है। ये जो कर्व्ड कैपिलरीज हैं, खास तौर पर जो लूप ऑफ हेनले के निचले हिस्से के साथ जितनी कैपिलरीज हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं सारी, इन सारी कैपिलरीज को हम कहते हैं वेजा रेक्टा, एंड दीज वेजा रेक्टा आर एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसी को हम एक और नाम भी देते हैं, जो असल में मैंने लिखना था, इस एरिया को हम नाम देते हैं हेयर पिन का। इस एरिया को हेयर पिन का नाम दिया जाता है। जी, इसको हेयर पिन का नाम क्यों देंगे? कौन सी ऐसी हेयर पिन है जी, खास तौर पे गर्ल्स, कौन सी ऐसी हेयर पिन होती है जिसका स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है?
जो ऐसे करके वापस आए, कर्ल अपना कर्व हो, अपने ऊपर फोल्ड हुई हो। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी पिन होती होगी। वो ब्लैक कलर की ये पिन, से होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक कलर की पिन होती है जो कि अपने ही ऊपर कर्व होकर फोल्ड हो जाती है। वो ब्लैक कलर की पिन और इस ये जो पिन है, अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, साइंटिस्ट ने इस पिन पे बहुत गौर किया है। उसकी वजह यह है कि यही पिन का एक और नाम जो है, एक और यही इसी पिन का नाम एक और जगह पर भी यूज हुआ है। वो है हाँ, जब आप पढ़ेंगे ना आपका जो 20th चैप्टर है उसमें आरएनए की फॉर्मेशन में, वहां पर उन्होंने वो भी नाम वहां पर दिया हुआ है, हेयर पिन। तो कोई ऐसा साइंटिस्ट ये सारी रिसर्च करता रहा है जिसकी तवज्जो इस हेयर पिन पे खास तौर पर रही है। तो ये जो हेयर पिन लूप है इसका बहुत ज्यादा रोल है, हेयर पिन लूप। इस हेयर पिन लूप का बहुत ज्यादा रोल है किसमें? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि इस हेयर पिन लूप का खास तौर पर रोल किसमें है? जो कंसंट्रेटेड यूरिन में। क्योंकि ये हेयर पिन लूप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होता, लिहाजा अगर ये कॉर्टिकल में नहीं होता तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि ये उन नेफ्रॉन्स में होता है जिनमें यूरिन ने कंसंट्रेटेड बनना है। ठीक है, तो ये जो है वो यहां तक की बात हो गई। अब ये तो हमारी बात थोड़ी सी जो है वो इधर तक कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा मजीद आगे आते हैं, देखिएगा आप लोगों की जो बुक है सेकेंड ईयर की, इसमें आप लोगों ने फिल्ट्रेशन पढ़ा, फिल्ट्रेशन प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन। अब आप लोगों की बुक में जो एक बात पे मैं गौर कर रहा था वो ये था कि ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ये एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आप लोगों को कुछ चीजों के नाम लिखवाए थे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की सारी काफी ज्यादा चीजें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से जो हैं वो बाहर कहाँ चली जाती हैं? ब्लड में चली जाती हैं और हमारी बॉडी में वापस आ जाती हैं। बहुत कुछ 100% एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत कुछ ऐसा है जो 100% नहीं बल्कि 70% तक रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ पर गौर करें जो आपकी बुक का है, एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स इट मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजिनस स्पेस। यहाँ पे वो जिक्र किसका नहीं कर रहा? यहाँ पे वो लूप ऑफ हेनले का जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ पे वो डिस्टल ट्यूब्यूल का जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्यों नहीं कर रहा और यहाँ पर क्या एक जो है ऐसा काम होना चाहिए था जो यहाँ नहीं है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, इसके बाद किसका रोल आना है आपको इस डायग्राम से भी पता लग रहा है कि प्रोक्सिमल में अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो इस प्रोक्सिमल के बाद जो डायरेक्ट रोल आना है वो इस हेयर पिन लूप यानी लूप ऑफ हेनले का आना है। और आप लोगों की जो बुक है उसमें इस जगह पर हेयर पिन लूप का उसने जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक आर्टिकल जो असल में इसके बाद हेडिंग होनी चाहिए थी, वो हेडिंग होनी चाहिए थी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और वो आर्टिकल आपकी बुक में कहाँ मेंशन है? देखते हैं। वो आर्टिकल आपकी बुक में ये नीचे मेंशन हुआ है, हालांकि ये आर्टिकल इसके दरमियान में होना चाहिए था, इस जगह पर। ये आर्टिकल जो है वो इस जगह पर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको वो लूप ऑफ हेनले का रोल भी बताता है, इसी में वो आपको रोल बताता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी, और इसी में वो आपको फिर रोल बताएगा कलेक्टिंग डक्ट का भी। इस आर्टिकल में, इस एक आर्टिकल में, छोटा सा आर्टिकल है आप लोगों की बुक की हद तक, तो हम इसको मुख्तसर ही रखकर पढ़ेंगे। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो सिक्रीशन है वो आर्टिकल एक्चुअली इसके बाद आना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि आप लोगों की जो है वो यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे इसको इसी तरह, लेकिन पढ़ेंगे किस तरह? बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यानी पहले हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में याद रखिए इस आर्टिकल में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस आर्टिकल में जो चंद चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको लिख देता हूं। नंबर 1, हाउ द वाटर इज मेंटेन्ड, नंबर 1। नंबर 2, how the reabsorption of water, how the reabsorption of sodium causes the urine to concentrate। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपने इस पूरे आर्टिकल में पढ़नी है, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा जो है वो जरा तरीके से पढ़ना है, जरा इसको देखना है कि जो कंसंट्रेशन है
वो यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन की जाती है, इसमें एक और चीज क्या आती है, हाउ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज डिसाइडेड। फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, वो इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे। ये जो चंद एक चीजें हैं ये जानना जरूरी है, लिहाजा इसको हम जो है वो एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है इस पूरे आर्टिकल में वो क्या क्या है। नंबर 1 हमारा मेन कंसर्न इस पूरे आर्टिकल में है कि हाउ द वाटर इज मेंटेन। नंबर 2 हाउ द reabsorption of sodium causes the urine to concentrate और dilute। यहाँ पे एक और मैं और get diluted एक और ऐड कर देता हूँ। डाइल्यूट होने में या कंसंट्रेट होने में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन का क्या रोल है। फिर तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस आर्टिकल में हमें आंसर होगी, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको मैं यहां ले आता हूं जी। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ द फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज डिसाइडेड। जो फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसे बनती है और उस फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो कहां कहां से गुजर के होती है। देखिए याद रखिए जी बच्चे। सर एक बात बताएं, सोडियम की अब्जॉर्प्शन होगी भी है ना, रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, प्रॉक्सिमल में हो गई, काफी हद होगी तक भी हो है गई। ना, बस ठीक है। ठीक है, काफी हद तक हो गई हुई है। हमने उस दिन बात की थी कि जो 70% 65% तक सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाया करता है। ठीक है, उसके बाद क्या रोल है, अब आइए हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को इस डायग्राम में काफी कुछ जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ प्रॉक्सिमल से आप लोगों को क्लोरीन एब्जॉर्ब होता नजर आ रहा है, सोडियम भी एब्जॉर्ब होता नजर आ रहा है। इसी प्रॉक्सिमल को उन्होंने यहाँ तक तकरीबन जो है वो प्रॉक्सिमल शो की हुई है, यहाँ तक, ठीक है, इस जगह तक। इसी प्रॉक्सिमल में से वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी प्रॉक्सिमल में से ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, अमाइनो एसिड्स भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पर आकर अब आगे जिन 2-3 कंपाउंड्स का काम है वो कौन कौन से कंपाउंड्स रह गए हैं। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 क्लोराइड। ये 3 कंपाउंड्स वो हैं जिनकी अभी मजीद रीअब्जॉर्प्शन होना रहती है। ठीक है, और वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू करना। देखिए जब वाटर जब यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे, आपको अच्छा तरीके से पता है कि यहाँ से अब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से आप इसको क्या नाम देते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले आप इसको नाम देते हैं। यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर यहाँ से वाटर जो है वो लीक होना शुरू होता है। और याद रखिए कि ये पोर्शन कौन सा है बच्चे, मैं आप लोगों को अब एक पोर्शन बनाकर देता हूं। ये पोर्शन और ये पोर्शन, एक मिनट, और ये पोर्शन, ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ पोर्शंस बिलोंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पार्ट ऑफ, जी किसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पार्ट है ये वाला दरमियान का पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये किसका ईसीएफ है, ये नेफ्रॉन का ईसीएफ है ना, ये नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन के ये सारे सेल्स अरेंज हुए हुए हैं, ये सारे सेल अरेंज हुए हुए हैं। तो इन सेल से बाहर का पोर्शन है ना, ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन से बाहर का पोर्शन ये है, ये भी नेफ्रॉन से बाहर का पोर्शन है। तो ये दोनों पोर्शन क्या कहलाएंगे, ये दोनों पोर्शन कहलाएंगे ईसीएफ। याद रखिए अब क्या होना है, जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ आएगा या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, अब यहां नीचे जाते जाते आप देखें कलर डार्क हो रहा है। इसका कलर देखिए, फिर इसका कलर देखिए और फिर इसका कलर देखिए। जैसे जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, जो सोल्यूट है, जो ईसीएफ का सोल्यूट पोर्शन है वो क्या होता चला जा रहा है, कंसंट्रेटेड। यानी इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये वाला जो पोर्शन था ये था डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड था। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन था ये, इसमें थोड़ी सी जो है वो कंसंट्रेशन पैदा होना शुरू हुई, ये जो है वो कंसंट्रेटेड है। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहां पर हो चुकी है। और आपको पता है जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाए वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप याद रखिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ये जो डक्ट है इसमें वाटर है ज्यादा,
ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है इसमें वाटर ज्यादा है, और अंदर की तरफ आते आते क्या हो रहा है कि ईसीएफ में वाटर, जी बच्चे, ईसीएफ में वाटर क्या हो रहा है, जब सोल्यूट ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है वो कम होता जाएगा, तो वाटर जो है वो कम है ईसीएफ में, और एज कंपेयर टू ये जो ट्यूब्यूल है इसमें वाटर ज्यादा है। अब जैसे जैसे वाटर नीचे की तरफ आता जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, जहां जहां आएगा वहां से वाटर बाहर की तरफ यानी ईसीएफ में आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि उसकी वजह ये है कि ट्यूब्यूल और ईसीएफ के दरमियान में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। मतलब जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ईसीएफ में वाटर की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, लिहाजा वाटर इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से बाहर को लीक होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए कुछ खास किस्म के चैनल्स होते हैं इन सेल्स में जिनको आप कहते हैं एक्वा TORINS, एक्वापोरिन। इन चैनल्स को आप कहते हैं एक्वापोरिन। इन सेल्स में ये जो सेल्स यहां पर आप देखें, यहां पर ये लूप ऑफ हेनले आकर थिन हो गया, यहां पर लूप ऑफ हेनले क्या था, थिक था, लूप ऑफ हेनले है थिक, ठीक है, यहां पर लूप ऑफ हेनले आके थिन हो गया है। इस थिन एरिया में जो सेल्स हैं उनमें एक स्पेशल प्रोटीन चैनल मौजूद है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन चैनल्स होते हैं। इन खास किस्म की, इस खास किस्म की डक्ट में स्पेशल सेल्स हैं और इन सेल्स में स्पेशल चैनल्स मौजूद हैं जिनको हम नाम देते हैं एक्वापोरिन्स का। एक्वापोरिन्स वो हैं जिससे वाटर लीक हो सकता है, H2O लीकेज, इसमें से वाटर जो है वो लीक हुआ करता है। जब इसमें से वाटर लीक हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि वाटर इस ट्यूब्यूल में से निकल के किधर आ गया है, ईसीएफ में आ गया है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा यहां पर मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगी। किसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन यहां पर किसकी हो जाएगी बच्चे? वाटर की, यूरिया की, ट्यूब्यूल के अंदर की बात कर रहा हूं। ट्यूब्यूल के अंदर जब वाटर सारा निकल गया तो पीछे क्या रह जाएंगे? हाँ, यूरिया भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल यूरिया भी होगा, और उसके साथ साथ सॉल्ट, जी बिल्कुल, सोल्यूट्स या सॉल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिन है, हेयर पिन एरिया है, इस हेयर पिन एरिया में जो सोल्यूट मौजूद होगा वो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड सोल्यूट होगा। उसके बाद अब यहां से वापस असेंडिंग शुरू होगी फिल्ट्रेट की। जब असेंडिंग शुरू होगी तो देखिए बच्चे, यहां से अब क्या निकलना शुरू होंगे, सोडियम। यहां से सोडियम क्यों बाहर निकलना शुरू होंगे और वाटर बाहर क्यों नहीं निकलेगा? बच्चे याद रखें, इस जगह पर जो मैं अब आप लोगों को छोटा सा टेक्स्ट लिख देता हूं, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ALH लिख रहा हूं, डज नॉट कंटेन वाटर चैनल्स, यानी एक्वापोरिन्स यहां पर नहीं होती, एंड देयर इज नो intracellular space in the between the cells of ascending limb of Henle। जो ascending limb of Henle है उसके सेल्स में एक्वापोरिन्स नहीं है, इसका मतलब है वाटर बाहर नहीं जा रहा। दूसरी बात क्या है, इसके सेल्स ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, लिहाजा बीच में से वाटर के गुजरने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब हमें एक और बात भी पता है, और वो क्या है कि ये जो पोर्शन है यहां तक नीचे आते आते सारा वाटर, काफी हद तक वाटर बाहर निकल गया। वाटर तो बाहर निकल गया, लेकिन अब यहां क्या ज्यादा हो गया है, सोडियम
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज्यादा हो गया। मैंने आपको कहा ना कि यहां तक आते आते क्या हो चुके हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो गई है। तो अब ट्यूब्यूल के अंदर जो सोडियम है वो ईसीएफ के सोडियम कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गया है। यानी अब ये जो पोर्शन है, अच्छा अब आपको एक और सेंटेंस लिख देता हूं ताकि बात जो है हमारी मजीद क्लियर हो जाए कि द डिसेंडिंग लिम्ब cells are impermeable to salt। डिसेंडिंग लिम्ब के सेल्स इम्परमिएबल हैं सॉल्ट्स के, यानी गौर से सुने, ना सॉल्ट अंदर जाएंगे ना सॉल्ट बाहर आएंगे। किसकी बात हो रही है? ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की बात हो रही है। ना सॉल्ट अंदर जाएंगे ट्यूब्यूल के, ना सॉल्ट बाहर आएंगे। सिर्फ बाहर कौन आ रहा है? एक्वापोरिन्स के जरिए डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर कौन आ रहा है? वाटर। वाटर बाहर आ गया। अब इसका मतलब है सिर्फ क्योंकि आया था वाटर बाहर, लिहाजा नीचे तक आते आते ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा हो गया और वाटर कम हो गया। अब जब ये ऊपर की तरफ वापस आएगा तो इस जगह से सोडियम बगैर किसी एनर्जी की कंजम्पशन के बाहर को मूव करेगा। बगैर किसी एनर्जी कंजम्पशन के सोडियम डिफ्यूज आउट करेगा, क्योंकि अब यहां पर वाटर काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब आइए, ये सोल्यूट ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ऊपर जाएगा ना, तो यहां देखिए, यहां से वाटर भी बाहर आ रहा है लेकिन यहां से सोडियम भी इधर अंदर की तरफ जा रहा है। और इस जगह पर आके ऐसा होना शुरू हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वो यहां पर था, इस जगह पर। यहां पर आके कुछ ऐसा होता है कि सोडियम एक तो कम रह जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सोडियम तो इधर से डिफ्यूज आउट हो गए ना। ये जो थिन लिम्ब है, ये जो थिन लिम्ब है, सोडियम काफी ज्यादा इससे डिफ्यूज आउट हो गए। अब इसमें थोड़े सोडियम रह गए। एक तो यहां पर आके सोडियम की अमाउंट कम रह जाएगी। सोडियम को मैं ऐसे बना देता हूं, यहां तक आते आते ल्यूमिन में सोडियम की अमाउंट कम रह गई। दूसरा, जो ईसीएफ है उसमें सोडियम यहां पर कुछ ना कुछ मौजूद है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर की जाएगी सोडियम को बाहर निकाल के, और जब आप इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन में सोडियम को धकेल के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जब ये नीचे से मुड़ के ऊपर की तरफ आएगा, क्या चीज, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब में शुरू का जो थिन हिस्सा है वहां पर वाटर इतना ज्यादा है कि सोडियम डिफ्यूज आउट हो रहा है। लेकिन यहां तक आते आते, क्योंकि सोडियम काफी ज्यादा डिफ्यूज आउट हो गया, इसका मतलब है कि यहां तक आते आते सोडियम भी ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। अब सोडियम को बाहर की तरफ धकेला जाएगा बाय यूजिंग द एटीपी, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो हम बकायदा एहतमाम करते हैं, बच्चे गौर से सुने, ये जो हम बकायदा सोडियम को बाहर धकेलने का एहतमाम करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहां से सोडियम बाहर आएगा इधर से वाटर बाहर आएगा। मैं अब आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर इस जगह पर सोडियम कम हुआ, इस एरिया में सोडियम अगर कम होता है तो इधर से वाटर भी डिफ्यूज आउट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, आप पंप को यूज करते हुए सोडियम को बाहर निकालेंगे। जब आप इस थिक लिम्ब में, इस वाले एरिया की बात हो रही है, इस थिक लिम्ब में, क्योंकि थिन लिम्ब जो था ये वाला, यहां से तो सोडियम डिफ्यूज हो गया था, एनर्जी यूज नहीं हुई। लेकिन जब आप थिक लिम्ब में सोडियम को एनर्जी यूज करते हुए बाहर धकेलेंगे तो एक तो ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन इस फिनोमिना को हम एक और नाम भी देते हैं। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जी ये देखिए, मैं आपको यहां सेंटेंस पढ़ के देता हूं। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। आपको अच्छे तरीके से पता लग रहा है कि जब ये कॉर्टिकल पार्ट है, ये मेडुलरी पार्ट है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ईसीएफ क्या होता है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। याद रखिए, ईसीएफ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ही बात है। जब आप कॉर्टिकल से मेडुला की तरफ आते हैं तो ईसीएफ कंसंट्रेट होता है, वो यहां पर यही बात कर रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of counter current multiplier. This mechanism causes gradual osmotic, जी यहां से गौर करना शुरू करें,
दिस मैकेनिज्म कॉजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का क्या मतलब है, जो मटेरियल ट्यूब्यूल के अंदर है या बाहर है, अंदर वाले को फिल्ट्रेट कहते हैं, बाहर वाले को अंदर वाले को, अंदर वाले को, ठीक है। दिस फिनोमिना causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to kidney as it passes downward in the descending loop of Henle. Further जी अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप मेड्यूला को कंसंट्रेट करते जाते हैं वैसे वैसे वाटर नीचे आते आते कहाँ आ जाता है, जो ट्यूब्यूल है उससे निकल के किडनी में आता रहता है। क्यों, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर जो है वो लूप ऑफ हेनले से बाहर आता जाएगा। आगे पढ़िए। फर्दरमोर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स फिल्ट्रेट, ये हमने बात कर ली है। इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम टू सस्टेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको अभी क्या बात बताई कि इधर से इस एरिया से तो सोडियम डिफ्यूज आउट हो जाएगा क्योंकि बाहर इतना वाटर जमा हो गया है। मैं फिर बता रहा हूं, डिसेंडिंग लिम्ब से तो सोडियम बाहर आया ही नहीं था। इसका क्या मतलब है, बाहर इस वक्त क्या जमा हुआ है, वाटर, ठीक है, वाटर जमा हुआ है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि सोडियम ने भी तो रीअब्सॉर्ब होना है, तो अब इस जगह पर सोडियम चैनल्स होंगे, सोडियम यहां से हो जाएगा डिफ्यूज आउट। इस जगह पर जाते जाते सोडियम फिल्ट्रेट में कम हो जाएगा। जब सोडियम फिल्ट्रेट में कम होगा तो अब जब आप सोडियम को बाहर निकालेंगे तो अब सोडियम को बाहर आप क्या यूज करते हुए निकालेंगे, एटीपी यूज करते हुए सोडियम को बाहर निकालेंगे। जब आप एटीपी यूज करके सोडियम को बाहर निकालेंगे तो जी एक और आंसर अब आपने देना है। जब आप एटीपी यूज करके सोडियम को बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, सोल्यूट। इसका क्या फायदा होगा जी, हरी अप। वाटर ही अब्सॉर्ब होगा जी, इसका फायदा ये होगा कि जब आप सोडियम को एक्टिवली यहां से निकालेंगे, बच्चे मेरी अब जरा गौर से बात सुन लें, आखिरी बात है, कंक्लूड करेंगे हम। यहां पर अंदर आते आते मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि किडनी में मेड्यूला का रंग चेंज क्यों होता है, जी किसी को याद है? यूरिया की वजह से आपने बताया था कि यूरिया की वजह से होता है। किडनी में कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ आते आते यूरिया ज्यादा होता रहता है, और यूरिया क्या है, सोल्यूट या सॉल्वेंट? सोल्यूट। यूरिया है सोल्यूट, ठीक है। अब ऐसा अपना माइक थोड़ी देर के लिए अब तुम बंद कर दो। अब देखिए, यूरिया जो है वो अगर सोल्यूट है और अंदर की तरफ आते आते यूरिया ज्यादा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज्यादा, जी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिएगा, जितना ज्यादा सोल्यूट उतना ही ज्यादा क्या चीज बाहर आएगी डिसेंडिंग लिम्ब से? वाटर। जी, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा किडनी में नेफ्रॉन से उतना ही ज्यादा वाटर बाहर आएगा। लेकिन याद रखें कि ये जो एरिया है ये वाला, यहां तो यूरिया कम है ना, यूरिया तो यहां पर ज्यादा है। यूरिया ये देखें यहां पर आपको लिखा भी नजर आ रहा है, यूरिया तो इस एरिया में ज्यादा है, यहां तो यूरिया ज्यादा नहीं है। तो यहां पर सोल्यूट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर यहां पर सोल्यूट ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे जी? Na बाहर करेंगे, सोडियम को बाहर भेज देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तुमसे मैंने कहा था अपना माइक बंद कर दो। यहां पर जब नीचे की तरफ वाटर आ रहा था, अंदर यूरिया ज्यादा हो रहा था। इन डक्ट्स में सिर्फ वाटर चैनल्स हैं, लिहाजा वाटर बाहर आ जाएगा। जब ये वापस ऊपर को रेज होना शुरू होगा तो अपने पोटेंशियल, अपना जो क्योंकि सोडियम बाहर कम हो जाएगा, वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा सोडियम यहां से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऊपर आते आते यूरिया भी कम हो रहा है और सोडियम भी थोड़ा सा कम हो रहा है। इसका मतलब है सोल्यूट की स्ट्रेंथ ऊपर कम हो गई है,
तो सोल्यूट की स्ट्रेंथ को ऊपर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम को एटीपी के जरिए थिक लिम्ब से बाहर धक्का देते हैं। जब सोडियम बाहर आता है तो इसका मतलब क्या होगा, जब सोडियम के बाहर आने से सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा, और इस सोल्यूट ज्यादा करने से क्या फायदा होगा, जैसे ही सोल्यूट ज्यादा होगा वाटर के बाहर आने की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। इस फिनोमिना को, जिसमें आप एनर्जी यूज करते हुए सोल्यूट को बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम वाटर बाहर आ जाए। बच्चे जरा गौर कीजिएगा, पर्पस क्या है इसका। नंबर 1, टू डिफ्यूज आउट मैक्सिमम वाटर। नंबर 2, टू मेक द फिल्ट्रेट मैक्सिमम concentrated at the hairpin loop। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे जैसे सोडियम बाहर आएगा वाटर यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वाटर जब इस पोर्शन से बाहर निकलेगा, इस पोर्शन से जब वाटर ने बाहर निकलना है ये वाला, तो वाटर कम होना शुरू हो गया, नीचे आते आते यूरिया भी ज्यादा हो गया, लिहाजा वाटर बाहर आना शुरू हो गया। यहां पर आते आते मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर सॉल्ट्स की, और ट्यूब्यूल से बाहर सोल्यूट की। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा सोडियम बाहर आएगा, लेकिन इस जगह सोडियम की तादाद को मेंटेन करने के लिए, सोल्यूट को हाई रखने के लिए हम सोडियम को एनर्जी के जरिए बाहर निकालते हैं। दिस एनर्जी यूटिलाइजेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज नोन एज काउंटर